हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 11 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम हो। तो आप ये क्वेश्चंस देखिए और इन्हें लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे अगर आपको कोई नया लगता है तो, और एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? हमारे पास ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? हाइपोफिजियल फोसा में। ठीक है, इसकी 2 लॉब्स होती तो 3 है जो कि इंटरमीडिएट होती है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि है एक वेजोप्रेसिन और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो इंटरमीडिएट लॉब होती है वो मिलानोसाइट्स बनाती है, जो कि मिलानिन, जो कि हमारे स्किन पिगमेंट और हेयर को कलर देते हैं। ये हमने क्वेश्चन कल किया था। मिलानोसाइट्स जो कि मिलानोज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिलानिन, जो कि हमारी स्किन और हेयर की कलरिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपको बताऊं उसके हार्मोन्स क्या क्या हैं, तो एक ट्रिक से तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको वो प्रॉपरली समझा दूंगी, उसकी वीडियो इलेबोरेट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन सिंथेसाइज द मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन है जो वो सिंथेसाइज करता है मिल्क को? क्योंकि देखो मिल्क तो बन रहा है बट वो सिंथेसाइज कैसे हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर FSH जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन करता है सिंथेसाइज? कौन करता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी से ही होता है ना। देखो सिंथेसाइज तो प्रोलेक्टिन करा रहा है, अब मिल्क तो बन गया, पर उसकी इजैक्वेशन कब होगी? इजैक्वेशन कौन कराएगा, मतलब उसको इजेक्ट कौन करेगा? वो करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। इजेक्शन कौन कराता है उसकी? ऑक्सीटोसिन। समझ गए? जैसे ही बेबी सक करेगा, ठीक है, तो हमारा जो मिल्क सिंथेसाइजेशन है, सिंथेसिस है, वो स्टार्ट हो जाएगी बाय विच हार्मोन? प्रोलेक्टिन से। ठीक है, बाय द सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग से क्या होगा कि मिल्क की सिंथेसाइज जो है वो स्टार्ट कर देगा हमारा प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है ये, तो अगर आप चाहते हैं मैं करवाऊँ तो आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इलेबोरेट कर दूंगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अडल्ट विद मिक्सोडीमा स्टार्टेड ऑन थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर टू बी एंड एक्सपेक्टिंग एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिसिन? एक पर्सन है, ठीक है, मिक्सोडीमा हुआ है उसे। मिक्सोडीमा क्या है? ये एक सीवियर क्राइसिस है। ठीक है, ये किस में होते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को अगर कोई भी एकदम से ट्रॉमा होता है, लाइक कोई भी उसकी सर्जरी हो गई, ठीक है, तो उसको मिक्सोडीमा हो जाता है, वो एकदम ट्रॉमा की स्टेट में चले जाता है। ठीक है, तो वो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है। तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एडवर्स रिएक्शन देगी मेडिसिन का? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रैडिकार्डिया, स्वीयर क्रैम्प्स एंड वेट गेन। ये स्वीयर है। तो क्या होगा उसको? हमें किस चीज़ को देखना पड़ेगा? एंजाइना पेक्टोरिस को। किसको देखना पड़ेगा?
एंजाइना पेक्टोरिस को देखो, एंजाइना पेक्टोरिस है, एक कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, शार्प पेन होती है चेस्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी उसको मिक्सोडीमा होगा, वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस की इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मिक्सोडीमा होगा तो हम देखेंगे जो उसका एडवर्स रिएक्शन है वो किस चीज़ से आएगा, किस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे, दैट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While preparing a patient for surgery who has a diabetic mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with this disease. एक पेशेंट है, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो नर्स किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगी और अवेयर रहेगी कि उसको कौन सा रिस्क हो सकता है इस डिसीज़ से। फर्स्ट है हमारे पास एल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, कि उसका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो सकता है और उसकी ड्रग्स बाहर आ सकती हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है एनेस्थीसिया से, या फिर पुअर वुंड हीलिंग होगी। बताओ क्या होगा। तो उसका किस चीज़ से अवेयर रहेगी, पुअर वुंड हीलिंग होगी। अगर हम किसी डायबिटिक वाले पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो हमें ब्लीडिंग का खतरा होता है। देखो क्यों होता है, जब डायबिटीज़ होती है ना तो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना। ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो फैट है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट। अगर वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे डिपॉजिट हो गया, सोचो ये हमारी ब्लड वेसल है, इस पर फैट लग गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड को जाने के लिए स्पेस कम हो जाएगी, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो ब्लड वेसल्स ही नैरो हो गई तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उस टिश्यू तक पहुँचेगा ही नहीं जहाँ की सर्जरी की है हमने। तो वहाँ पे क्या होगा, जो WBCs हैं वो भी इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर ब्लड ही नहीं जा रहा तो WBC कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो उसको क्या होगा, उसकी वूंड हीलिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी प्रॉपरली, टिश्यू भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ना वहाँ पे WBCs पहुँचेंगे। तो फाइट, देखो अगर कहीं पे भी हमारी वूंड हीलिंग हुई है ना तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर वहाँ पे WBCs आके बार बार इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगे तो वूंड जल्दी जल्दी हील होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ, ब्लड वेसल्स ही नैरो हो गई हैं क्योंकि फैट डिपॉजिट हो गया वॉल पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, RBCs जाएंगे ही टिश्यूज़ के पास, WBC भी इन्फेक्शन कम नहीं करेंगे, तो उसकी वूंड हीलिंग में क्या होगी, डिले हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए वो अवेयर रहेगी। ये तो हमें पता है कि डायबिटिक वाले पेशेंट की वूंड हीलिंग नहीं होती, पर क्यों नहीं होती, तो ये था उसका रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरजेंसी और अक्यूट स्ट्रेस हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम। एमरजेंसी और अक्यूट स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल मेड्यूला से, या फिर पिट्यूटरी से, या फिर थायराइड से। तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है वो, एड्रीनल मेड्यूला। देखो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सुपर रीनल ग्लैंड है, जो हमारी किडनीज होती हैं उनके ऊपर एक कैप शेप में पड़े होते हैं दोनों किडनीज़ के ऊपर, ठीक है। इसको सुपरा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये देखो रीनल, इस ग्लैंड को मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। इसका जो अंदर होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। और जो इसकी ये 3 लेयर होती है इनको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स है ये तो अलग हार्मोन्स, इसका जो क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको समझा दूंगी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है। पर जो मेड्यूला होता है ना, ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं ना, फाइट एंड फ्लाइट वाले, तो इनमें से कौन करेगा, जो मेड्यूला होगा, सेंटर वाला, फाइट एंड फ्लाइट वाले आइडियाज़ को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी एक ट्रिक से है, मैं आपको समझा दूंगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इन क्लाइंट विद डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, हम क्या करेंगे, आर्ली उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे, या फिर आर्ली ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, आर्ली हेड सर्कमफ्रेंस देखेंगे, या फिर आर्ली एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे, क्या देखेंगे। तो आर्ली हम क्या देखते हैं, यूरिन आउटपुट। कोई भी हॉस्पिटल में डायबिटिक वाला पेशेंट बैठता है तो घंटे घंटे बाद तो हम उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक नहीं करते, ठीक है। अगर वो मेडिसिन पे चल रहा है
तो हम उसका यूरिन आउटपुट देखते हैं, क्योंकि देखो जो डायबिटिक इंसिपिडिस होता है इसमें यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, यूरिन ऑन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो हम अर्ली यूरिन आउटपुट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस एक्सेप्ट इनमें से कौन सी जो है डायबिटिक मेलाइटस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्लाइकोयूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया। तो कौन सी नहीं है? हाइपोग्लाइसीमिया। देखो डायबिटिक मेलाइटस है तो इट मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। हाइपरग्लाइसीमिया तो हो गई, ग्लूकोज यूरिन में भी होगा, ठीक है, ग्लूकोज यूरिया किसको बोलते हैं? यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। उसके बाद पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन आउटपुट भी उसकी रहेगी। तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्राइड सिम्टम होते हैं इसके, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एक्सेस हंगर, पॉलीफेजिया, ठीक है, ये इसके 3 ट्राइड फीचर होते हैं डायबिटिक मेलाइटस के। तो समझ आ गया आपको? हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ी होगा, उसका तो ग्लूकोज लेवल बड़ा होगा अगर डायबिटिक वाला पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस इज कंप्लेनिंग इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग एंड थ्रस्ट, यहाँ पे आएगा थ्रस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ अ नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन? तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? एक डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको इरिटेबिलिटी हो रही है, उसको स्वेटिंग हो रही है और उसको थ्रस्ट, उसको प्यास लग रही है। तो क्या नर्सिंग प्रायोरिटी होगी? हम आस्क करेंगे पेशेंट टू लाई डाउन, लेट जाओ, चेक यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज, चेक द पेशेंट ग्लूकोज लेवल, या फिर असेस फॉर अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। क्या करेंगे? तो हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। क्या करेंगे? हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, कहीं उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ तो नहीं गया है, ठीक है। देखो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो इसमें से कोई भी नहीं है, उसको कौन से चक्कर आ रहे हैं या फिर उसको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ या फिर कुछ और हो रहा है, ठीक है। उसको लाई डाउन क्यों कराना है? उसका कौन सा बीपी लो है, इरिटेबल हो रहा है वो, बीपी लो में इरिटेबिलिटी नहीं होती और स्वेटिंग भी नहीं होती। यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज़ जब तक आप देखोगे वो एजिटेट हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने उसका ग्लूकोज जो कि ओवर द काउंटर हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने ग्लूकोमीटर से चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्सिंग केयर दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई एंड मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड। जो नर्सिंग केयर हम पेशेंट की नीड्स और उसकी आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग करते हैं, उस नर्सिंग केयर को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट ओरिएंटेड, प्रायोरिटाइजेशन, गोल ओरिएंटेड, या फिर टारगेट रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? जो हम क्लाइंट की और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं नर्सिंग केयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लाइंट ओरिएंटेड या फिर पेशेंट ओरिएंटेड, पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही नर्सिंग। अब वो वेजिटेरियन है, तुम उसे नॉन वेजिटेरियन डाइट थोड़ी दे दोगे, ठीक है ना। उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, तुम उसको कोई और मेडिसिन थोड़ी दे दोगे कि अगर उसको बिना पूछे हाइपरटेंशन की वो उसकी मेडिसिन भी ले रहा है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही मेडिसिन थोड़ी दे दोगे, ठीक है। तो उसको, अब उसको या फिर डायबिटीज़ है तो तुम उसे शुगरी प्रोडक्ट्स तो दे नहीं सकते, तो ऑलवेज उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो केयर बनाई जाती है नर्सिंग की, उसको बोलते हैं क्लाइंट ओरिएंटेड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द नर्सिंग डायग्नोज? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है नर्सिंग डायग्नोज के हिसाब से? तो हमारे पास ऑप्शन है, इट प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस, इट स्टडीज़ द केस एंड इफेक्ट ऑफ द इलनेस। एक तो वो प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट कर लेता है, वो इलनेस की कॉज और इफेक्ट को स्टडी करता है, या फिर वो आइडेंटिफाई करता है डिसीज़ को, या फिर इट एड इन अ क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड्स। नर्सिंग डायग्नोस की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? तो इट एड्स इन क्वालिटी एंड केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड। सारी क्वालिटी केयर देनी है ताकि हम क्लाइंट की नीड्स को मीट कर पाएँ, उसकी नीड्स तक पहुंच पाएँ और उसको प्रॉपर केयर दे पाएँ। नॉट अ क्वांटिटी केयर, इट्स अ क्वालिटी केयर। ज़्यादा केयर नहीं देनी, प्रॉपर केयर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव अ स्टैट डोज ऑफ इंजेक्शन पेथाडिन इंट्रामस्कुलरी। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, वो अभी उसको इंजेक्शन लगा है पैथिडिन इंट्रामस्कुलरी, दैट इज़ एनाल्जेसिक होता है ये पेथाडिन, ठीक है। एकदम से स्टैट लगा है ऑपरेशन के बाद, स्टैट मतलब उसी टाइम इमीडिएटली। आफ्टर 1 आवर जो नर्स उसकी चेक कर रही है पेन, ठीक है, आफ्टर 1 आवर द नर्स चेक ऑन द पेन रिलीफ, क्या पेन ठीक है। तो विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ नर्सिंग यूजिंग हेयर। तो कौन सा स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का नर्स यूज़ कर रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग प्रोसेस के 5 थे ना, पहले हम असेसमेंट करते हैं, फिर हम डायग्नोज बनाते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो कौन सा यूज़ हो रहा है इधर, जब वो पेन रिलीफ देख रही है उसकी हुई कि नहीं इंजेक्शन देने के बाद, तो हो रहा है इवैल्यूएशन यूज़। देखो पिथाडिन का इंजेक्शन प्लान कर लिया, इम्प्लीमेंट किया उसको लगा के, ठीक है। अब क्या करनी है, इवैल्यूएशन, उसको चेक करके कि पेन रिलीफ हम अपने आउटकम पे जो हमने सोचा था उस पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटरनल डिज़ास्टर। किस चीज़ को हम इंटरनल डिज़ास्टर कहेंगे। पेशेंट फॉल, जो पेशेंट है वो गिर गया। द मैसिव स्प्रेड ऑफ निमोनिया सब जगह फैल रहा है। कंप्यूटर हैकिंग एपिसोड, कंप्यूटर हैक हो रहे हैं, या अनएक्सपेक्टेड स्टाफ एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। तो आंसर है पेशेंट फॉल। अगर पेशेंट को खुद को इंटरनल दिक्कत हुई है, देखो इन तीनों में तो कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम कर रहा है, थर्ड चीज़ है जो कि इफेक्ट इंटरनली नहीं कर रही। दो तरह के डिज़ास्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर की चीज़ की वजह से पर्सन को नुकसान हो रहा है, जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। इंटरनल मतलब हमारे लव्ड वन की डेथ हो गई, ठीक है, हम बीमार हो गए, हमें कोई बीमारी हो गई, ठीक है। तो दो तरह के डिज़ास्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें इंटरनल डिज़ास्टर कौन सा हुआ, पेशेंट गिर गया। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा टेकन बाय द पेशेंट। यहाँ पे ये नहीं आएगा फैन। ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल कौन सा होगा। पेशेंट फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इचिंग और नोजिया। ऑब्जेक्टिव डाटा पूछा है उन्होंने। असेसमेंट में दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो कौन सा होगा, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। देखो एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में। सब्जेक्टिव मतलब वो हमें खुद बताता है। तो तुम कैसे याद रख सकते हो, ओ से ही ऑब्जेक्टिव, ओ से ही ऑब्जर्व। जो तुम पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करोगे वो होगा ऑब्जेक्टिव डाटा, और जो पेशेंट खुद बताएगा उसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव डाटा। तो इसमें तुम्हें खुद ही दिख जाएगा उसकी स्किन की डिस्कलरेशन हो रखी है, तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, important क्वेश्चन है। इन अ हॉस्पिटल देयर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर्स अटेंशन ऑफ अ नर्स, whom ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अटेंड द फर्स्ट। एक हॉस्पिटल में 4 पेशेंट आए हैं और चारों को नर्स की अटेंशन चाहिए, तो नर्स किसको पहले अटेंड करेगी। 21 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन। 21 साल का पेशेंट है जिसका अभी अभी ऑपरेट हुआ है और वो पेन की कंप्लेंट कर रहा है। 34 ईयर्स ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट। अस्थमा का पेशेंट है 34 ईयर्स का, वो कह रहा है मुझे एम्बुलेट कराओ, थोड़ा चिल्लाओ फिराओ। या फिर 66 ईयर ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज। एक 66 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, वो कह रहा है मुझे डिस्चार्ज कर दो। या फिर 66 ईयर ओल्ड विद नीमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। 66 ईयर का एक ओल्ड पेशेंट है, उसको नीमोथोरेक्स है और वो बोल रहा है कि मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो कौन सा पेशेंट पहले अटेंड करेगी वो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत ईजी है। तो प्रायोरिटी इज ऑलवेज ABC। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले पेशेंट को हमें उसी टाइम ही अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज उसको एयरवे उसका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको एयरवे क्लियर होना चाहिए। देखो पेन वाले को तो ऑपरेट के बाद पेन होगा ही, एम्बुलेट तो हम उसे रुक के भी करवा सकते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज उसका रुक के भी हो सकता है, पर जिसको
सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको तो अभी अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन है, नर्स ऑब्टेन वाइटल साइंस एंड डिटरमिन द लेवल ऑफ कंफर्ट इन द पेशेंट विथ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म। एक नर्स है, वाइटल साइन ले रही है और पेशेंट का लेवल ऑफ कंफर्ट देख रही है, तो ये क्या प्रैक्टिस परफॉर्म कर रही है वो? इसमें से असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। बस वो वाइटल साइन ले रही है और लेवल ऑफ कंफर्ट देख रही है पेशेंट का। तो क्या कर रही है वो? अभी असेसमेंट कर रही है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा ले रही है, उसके वाइटल्स ले रही है, उसका कंफर्ट देख रही है कि वो मेरे साथ IPR मेंटेन कर पा रहा है, वो मुझे अभी सपना बता पा रहा है, तो इट्स एन असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बी प्रिवेंट द बेड सोर? बेड सोर जो हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी, ये टॉपिक हो रखा है, ठीक है। जब भी बेड रिडन पेशेंट होते हैं तो उनके जो प्रॉन एरियाज होते हैं, लाइक एल्बो का जॉइंट हो गया, नी के इनर साइड हो गई, हमारे फीट हो गए, ठीक है, उनकी हील्स हो गई, ठीक है, एंकल हो गए, हमारे रिस्ट हो गई, ऑसिपुट हो गया हेड का। जब वो एक ही जगह पे रहते हैं, बेड पे ही पड़े रहते हैं, उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? बेड सोर। तो वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है? ऑप्शंस हैं, हम मसाज करेंगे एरिया को विद लोशन और ऑयल से, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्ली, पोजीशन चेंज करेंगे 2-2 घंटे बाद, यूज़ स्पेशल वाटर मैट्रेस, या फिर स्किन को हम क्लीन एंड ड्राई रखेंगे, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। इनको हम डिकोबेटिक अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। बेड रिटन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे कि कॉमा पेशेंट हो गया, या फिर किसी को स्पाइनल इंजरी हुई है, तो क्या करेंगे हम? एवरी 2 आवर्ली उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। उससे क्या होगा? वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी। एवरी 2 आवर्ली एक ही पोजीशन पे पड़ा रहेगा ना, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, जहाँ जैसे कि एल्बो हो गई, ठीक है, या फिर हमारे ये एंकल्स हो गए, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फिर चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर असेसमेंट ऑफ इनग्वाइनल हर्निया व्हाट इज फिजिशियन विल आस्क टू डू? एक पेशेंट है, उसको इनग्वाइनल हर्निया है, तो फिजिशियन उसे क्या करने को बोलेगा? तो लाई डाउन विद लेग फ्लेक्स्ड, उसको कहेगा लेट जाओ और अपनी लेग्स को फ्लेक्स्ड करो, या फिर सिट इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन। जब हम वॉशरूम जाते हैं और स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के बियर डाउन करते हैं, वैसा कहेगा। स्टैंड इरेक्ट विद हैंड ड्रॉन बिहाइंड द बैक, या फिर कहेगा खड़े हो जाओ और अपने हैंड्स को बैक पे रखो, या फिर सिट ऑन द चेयर विद हैंड ड्रॉन बिहाइंड द बैक, या फिर उसे कहेगा सिट ऑन द चेयर और अपने जो हैंड्स हैं वो अपनी बैक पे रखो। क्या करेगा वो? इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, जब भी मसल वीकनेस की वजह से जो ऑर्गन है वो बाहर आ जाता है हमारा, तो वो क्या करेगा? सिट इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन, ठीक है, उसको कहेगा जब वो बैठेगा ना स्क्वाटिंग पोजीशन में और बियर डाउन करेगा, तो प्रेशर पड़ेगा हमारे इंग्वाइनल एरिया पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? जब वो प्रेशर डालेगा और स्नीज वगैरह करेगा, कफ करेगा, तो वो ऑलरेडी प्रिटी वीक मसल की वजह से जोर पड़ेगा मसल पे, तो मसल से ऑर्गन निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए वो कहेगा कि स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठो और बियर डाउन करो। बियर डाउन से क्या होता है? जब डिलीवरी हो रही होती है, लेबर हो रही होती है, तो भी वो बियर डाउन करती है ना, तभी बेबी बाहर निकलता है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठेगा, जैसे हम हिंदी टॉयलेट्स में बैठते हैं वैसे बैठेगा और बियर डाउन करेगा, तो वो ऑर्गन क्यों है वीक मसल से बाहर निकल आ जाएगा और वो इनग्वाइनल हर्निया असेसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग पेशेंट फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज। एक पेशेंट है, अभी ऑपरेशन थिएटर से उसे रिसीव किया है, उसकी कार्डियक सर्जरी हुई है, नर्सिंग की प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी? सो ऑप्शन है, कनेक्ट द पेशेंट टू कार्डियक मॉनिटर, एंश्योर पेटेंट एयरवे, चेक वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट और स्टार्ट द मेडिकेशन एंड IV फ्लूइड। कार्डियक सर्जरी हुई है उसकी, ठीक है, मेन ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो हम क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे पेटेंट एयरवे, ठीक है, ABC जाएंगे, उसका एयरवे ठीक रहना चाहिए, तो हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी एंश्योर द पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर, ईयर के अंदर मेडिसिन डालने का कौन सा मेथड होता है?
इंस्टिलेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनफिल्ट्रेशन। तो ईयर के अंदर मेडिसिन डालने को बोलते हैं हम इंस्टिलेशन, इंजेक्शन तो लगाना नीडल से, इनहेलेशन फ्यूम्स लेते हैं जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उनको इनहेलेशन बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन जब हमारी कैनुला लगता है और वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, वेन्स में जो है वो फ्लूइड नहीं जाता, इधर उधर चले जाता है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किन टर्गर टेस्ट इज़ यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एक स्किन टर्गर टेस्ट होता है, स्किन की इलास्टिसिटी चेक की जाती है, वो किस सिचुएशन में की जाती है। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रेशन स्टेटस, कॉन्शियसनेस में, लेवल ऑफ पेन में, या फिर इन्फेक्शन में। स्किन टर्गर टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्किन की इलास्टिसिटी चेक करते हैं स्किन में, ऑप्शन बताइए पहले। तो हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे, देखो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी स्किन इलास्टिक रहेगी, नहीं तो अगर पानी नहीं पियोगे तो स्किन क्या होती है, ड्राई। तो इसमें स्किन टर्गर टेस्ट में हम हाइड्रेशन लेवल चेक करते हैं स्किन में कि स्किन हमारी ड्राई तो नहीं है, पूरी हाइड्रेटेड है ना, ठीक है, तो इसलिए चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन अ पेशेंट विद नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी में स्टोन है उसके, तो नर्सिंग का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट, प्रोवाइड एनाल्जेसिक, मेंटेन द एयरवे, या फिर मेंटेन न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा लोग इसको गलत बोलेंगे। स्टोन इन द किडनी, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज प्रोवाइड एनाल्जेसिक टू द पेशेंट, क्योंकि किडनी स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जिसको हो रखा होगा उसको पता होगा, इट्स टू मच सीवियर, इतना शार्प पेन होता है और वो बंद नहीं होता अनटिल अनलेस तुम कोई एनाल्जेसिक नहीं लेते, ठीक है। तो ऑलवेज प्रोवाइड एनाल्जेसिक, देन हम उसे कूल एंड काम इन्वायरमेंट देंगे, एयरवे उसका मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट रेट सर्विक्स डायलेट इन अ प्राइमरी ग्रेविडा मदर। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब क्योंकि उसका फर्स्ट बेबी है, किस रेट पे सर्विक्स जो है हमारा डायलेट करेगा, 2 सेंटीमीटर पर आवर, 4 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, या फिर 3 सेंटीमीटर पर आवर। प्राइमरा ग्रेविडा होती है जो कि अभी पहली बार माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, तो कब करेगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से उसका जो सर्विक्स है वो डायलेट करता है इन द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इज़, सोडियम की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, 135 to 145 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, 125 to 135 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, 120 to 130 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, 145 to 155 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है, तो उसकी होती है 135 to 145 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं पोटाशियम की भी बता ही देती हूँ, पोटाशियम की होती है 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, देखो सोडियम की होती है 135, तो 1 हटा दो, बीच में पॉइंट लगा दो और 5, ठीक है, ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द चेस्ट पेन, हाउ मेनी नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स नर्स कैन गिवन। एक पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको हम कितनी नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स दे सकती है नर्स, 4, 2, 3 या फिर 5। तो कितनी दे सकती है, 3। देखो 3 नाइट्रोग्लिसरिन दे सकते हैं हम उसे, ठीक है। कितने कितने इंटरवल्स पे, 5 मिनट रुक के एक देनी है पहले, फिर 5 मिनट रुकना है, फिर दूसरी देनी है, फिर 5 मिनट रुकना है, फिर कितनी देनी है, तीसरी देनी है, ठीक है। तो ऐसे नाइट्रोग्लिसरिन हम दे सकते हैं चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, 3 नाइट्रोग्लिसरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल को बोलते हैं, दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल का। तो कौन सा साइड इफेक्ट होता है, ऑप्शन है हेपेटिक डैमेज, टेनाइटस, मसल वीकनेस, नोजिया। तो हेपेटिक डैमेज इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन, याद रखना। टेनाइटस किसका होता है, एस्पिरिन का, और मसल वीकनेस फ्रूसेमाइड, लेसिक्स का, और नोजिया तो मोस्टली अगर तुम ज़्यादा में लेते हो तो हो ही जाता है, वैसे नोजिया डिजॉक्सिन का होता है क्योंकि उसमें GI इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है।
सो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन। होप आपको ये समझ आए हो। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। पढ़िए ताकि आप पेपर क्लियर कर पाएँ एंड आई होप कि आपको वो सीट मिल जाए जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कोई टॉपिक इलेबोरेट करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मुझे बताइए अगर कुछ इम्प्रूव करना है कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होप ये आप पसंद कर रहे हो एंड ऑल द बेस्ट।